Okay, so now we have finished with epsilon NFA. Now, this is very small topic which I want to tell you. The question is very simple. This is for your understanding and nowhere it is going to come in the exam, but you need to understand so that we can further go in the syllabus. आगे जो syllabus में हमें सब पढ़ना है वो इस question के basis पे ही आगे समझ में आएगा कि can we accept any language by using finite automata? Answer is no. Okay, we cannot accept every language under the sky by using finite automata. For example, let's say we have language called 0 to the power n, 1 to the power n, where n is greater than equal to 1. Okay, this is not accepted by finite automata. The reason is very simple. देखिए, अगर यहाँ पे ये होता 0 की पावर n, 1 की पावर m, where n, m is greater than 1, then it is acceptable. और इसका फाइनाइट ऑटोमेटा मैं आपको एकदम से अभी बना के दिखा देता हूँ. ये देखो, कितने भी ज़ीरो आए, एक ज़ीरो आने पे हमने ट्रांजिशन कर गए और उसके बाद क्योंकि कम से कम एक वन भी आना चाहिए तो इसलिए एक वन आया, हम सी पे ट्रांजिशन कर गए और उसके बाद कितने भी वन आए. ये हमारा NFA बन गया है और इस NFA को हम DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी आर एक्सेप्टिंग एटलीस्ट 1 0 1 1 एंड एनी नंबर ऑफ जीरोज एंड एनी नंबर ऑफ वंस, और वन के बाद जीरोज नहीं आ सकते. तो ये एक्सेप्ट हो गया है ये वाली चीज़, बट ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, याद होगा आपको, एक्सेप्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रामर. एक्सेप्टेंस ऑफ लैंग्वेज was कि all the strings under that language should be accepted and any string which is not part of that language should be rejected. एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग थी, एक स्ट्रिंग जो आपने इनपुट दी है वो एक्सेप्ट हो रही है या फाइनल स्टेट में पहुंच जा रही है तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जा रही है. बट लैंग्वेज तभी एक्सेप्ट होती है जब सारी की सारी स्ट्रिंग उसके अंदर जो है वो एक्सेप्ट हो और जो नहीं आ रही है उस लैंग्वेज के अंदर वो रिजेक्ट हो. अब एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर मैं इसको L1 बोलूं और इसको L2 बोलूं तो L1 इज अ सबसेट ऑफ L2. वाई? क्योंकि इस लैंग्वेज के अंदर सिर्फ वो स्ट्रिंग्स आ रही हैं जिसमें जीरोज और वंस इक्वल है, क्योंकि दोनों में n है तो इक्वल वाली एक्सेप्ट हो रही हैं. जबकि L2 के अंदर अनइक्वल वाली भी हैं और इक्वल वाली भी हैं, क्योंकि ये n और m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. इक्वल भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं. तो एक्चुअली L2 के अंदर देखा जाए तो इसमें 0 1 0 0 1 0 0 0 1 या 0 1 1 या 0 1 1 1 ये सब आ रही हैं. जबकि अगर L1 में देखा जाए तो 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 इस तरह की आएंगी और कोई सी नहीं आ सकती. तो इसमें ये ठीक है, या फिर इसके आगे इसके अंदर 0 0 1 1 ये वाली, ये सब तो हैं कॉमन लेकिन ये अनकॉमन है, इसीलिए हमने इनको बोला कि ये सुपर सेट है और ये इसका सबसेट है. अब अगर मैं ये NFA बना रहा हूँ जो L2 के लिए है तो इसके अंदर ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग हैं जो एक्सेप्ट हो जा रही हैं जो L1 में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी स्ट्रिंग यही देख लो 0 0 1, तो इसमें देखो एक ज़ीरो लिया, फिर एक ज़ीरो लिया और फिर 1 लिया, एक्सेप्ट हो गया. जबकि ये इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए L1 इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा. और इसके लिए आप बना नहीं सकते फाइनाइट ऑटोमेटा, पॉसिबल नहीं है. रीज़न बीइंग कि इसके अंदर हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितने ज़ीरोज़ आए हैं सो दैट वी कैन काउंट द इक्वल नंबर ऑफ वंस. जितने ज़ीरो आए हैं उतने ही 1 आने चाहिए. ठीक है, अगर एक भी ज़ीरो कम है या एक भी 1 कम है तो वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए. बट फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर स्टोरेज की पावर नहीं होती है, इसीलिए वी कैन नॉट काउंट. दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक द फाइनाइट ऑटोमेटा ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज.
Okay, so you can write it down also. You can write down like this, because we cannot count number of zeros and ones. We don't have infinite memory in finite automata. Okay, for accepting L1 we need finite automata plus memory, and that is actually equivalent to push down automata. पुश डाउन ऑटोमेटा इन शॉर्ट इज पीडीए, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो पीडीए के अंदर क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा ही होता है वो भी, बट उसके अंदर मेमोरी होती है और उस मेमोरी को हम बोलते हैं स्टैक, ठीक है। वो स्टैक अवेलेबल होती है उसके अंदर, जिसकी हेल्प से हम इसको काउंट कर सकते हैं। ओके, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन इन दिस subject. We have something called family of grammars that we must understand कि हमारे पास क्या क्या एक्चुअली ग्रामर्स हैं, क्या क्या हमारे पास इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। मेजर पार्ट जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, जो आगे पार्ट है वो एक्चुअली क्वेश्चंस बेस्ड है ज़्यादातर, उसको हम धीरे धीरे अभी ख़त्म कर लेंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएगा सब्जेक्ट, डोंट वरी। लेकिन इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास है रेगुलर लैंग्वेज, जो कि हमने अभी तक पढ़ी है, रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा सा बनेगा। रेगुलर लैंग्वेज, उसके बाद हमारे पास इसमें आएगा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अलावा हमारे पास होती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और फिर हमारे पास होती है रिकर्सिवली एनिमरेबल लैंग्वेज। हमारे पास ये 4 तरह की लैंग्वेजेस हैं, इनका नाम आप लोग लिख लेना। ये रेगुलर लैंग्वेज है, जैसे रेगुलर लैंग्वेज क्या हो गई, 0 की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें हमें काउंट नहीं करना है कि 0 कितने होने चाहिए, एक्चुअली में ये रेगुलर है। वाई? बिकॉज 0 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने भी आए वो सारे के सारे हमें एक्सेप्ट करने हैं, बस 0 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो इसका डीएफए बहुत सिंपल है, क्या बन जाएगा इसका डीएफए, ये देखो Q0 और इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया, दैट्स ऑल, ये हमारा डीएफए बन गया। क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगर एक भी 0 नहीं दिया तो वो एप्सिलॉन है, दैट इज फाइनल स्टेट में हम इनिशियली, ठीक है। तो ये रेगुलर है। CFL क्या है, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा था 0 की पावर n 1 की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या है, ये CFL है एक्चुअली। CFL मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ओके। देन CSL क्या है, CSL एक्चुअली में इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, 0 की पावर n 1 की पावर n 2 की पावर n। अब ये एक्चुअली में CFL से भी एक्सेप्ट नहीं होता है, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि 0 की पावर n 1 की पावर n 2 की पावर n ये CFL है या CSL है। क्वेश्चंस जब हम देखेंगे तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, CFL, CSL और रिकर्सिव एनिमरेबल का होगा। एक सिंपल क्वेश्चन होगा जिसके अंदर 4 ऑप्शंस होंगे, और चारों ऑप्शन में हो सकता है कि 2 CFL हो, 1 CSL हो, 1 रिकर्सिवली एनिमरेबल हो। तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि 4 ऑप्शन में से कौन से आंसर हैं, और इसलिए हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारे पास जब हम CFL पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि CFL के पास पावर तो है मेमोरी की, बट जितने 0 काउंट करें उतने 1 काउंट करें, लेकिन आपको 0 और 1 काउंट करने के बाद 2 से भी मैच करना है, यहाँ पे वो पावर नहीं है CFL के पास, वो CSL में होती है।
उसको हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। और रेगुलर रिकर्सिवली एनिमरेबल क्या है, जैसे 0 की पावर p वेयर p इज प्राइम। अब ये अगर हमें पता लगाना है कि 0 की पावर p, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या है, प्राइम नंबर है, और इनके अलावा कुछ भी हो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज ओनली एक्सेप्टेबल बाय रिकर्सिवली एनिमरेबल लैंग्वेज। ओके, सो इसको REL लिख सकते हो आप, रिकर्सिवली एनिमरेबल लैंग्वेज। अब ये तो हमारे पास हैं 4 तरह की लैंग्वेजेस। अब इन्हीं के लिए, चारों लैंग्वेजेस के लिए इम्प्लीमेंटेशन क्या है, रेगुलर लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको अभी तक हमने पढ़ा है, जिसमें NFA, DFA, एप्सिलॉन NFA और फिर आउटपुट विद आउटपुट वाले फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें हमने देखा है मिले एंड मूरे मशीन, ये हमने अभी तक ख़त्म कर लिया है। CFL की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, CFL की इम्प्लीमेंटेशन है पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसको अभी मैंने ऊपर बताया है कि हम पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस मेमोरी, उसको अभी हम पढ़ेंगे, आसान टॉपिक है। देन उसके बाद हमारे पास CSL है। CSL की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, इसको लिख लीजिए, आपने नहीं सुना होगा इसका नाम, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ठीक है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमें इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक हमारे पास रिकर्सिवली एनिमरेबल लैंग्वेज है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ट्यूरिंग मशीन। ये हमारे टॉपिक का, सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक है, ट्यूरिंग मशीन। इस ट्यूरिंग मशीन की पावर इक्विवेलेंट टू हमारे मॉडर्न कंप्यूटर की पावर के बराबर है। ठीक है, तो ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन है। एंड देन इन इम्प्लीमेंटेशन के अलावा इनकी हमारे पास ग्रामर्स हैं, और ग्रामर में और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम अभी बाद में देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास है रेगुलर ग्रामर। देखो, ये लैंग्वेज और ग्रामर के अंदर डिफरेंस होता है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, और इसका कंपाइलर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी यूज़ होगा। ठीक है, डायरेक्ट यूज़ नहीं होगा, बट ग्रामर वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। CFL के लिए हमारे पास लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और ऐसे ही CSL के लिए हमारे पास ग्रामर है CSG, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, इसका नाम लिख सकते हो आप, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और ये क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। और रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर है हमारे पास, उस ग्रामर का नाम है अनबाउंडेड ग्रामर। इस अनबाउंडेड नहीं, अनरेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। और इस सब्जेक्ट के अंदर हम अभी तक क्या ख़त्म कर पाए हैं, रेगुलर लैंग्वेज। एक्चुअली लैंग्वेज हमने देखी है और हमने उसके फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए हैं। इसके अलावा रेगुलर ग्रामर अभी हमने नहीं देखी है, उसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हमें देखनी है। जितना टॉपिक अभी तक हमने इस सब्जेक्ट में पढ़ लिए हैं, उतने ही लगभग टॉपिक और बचे हुए हैं। अभी हम मिड ऑफ दी सब्जेक्ट में पहुँचे हैं। ओके, सो these are all family of grammars in our subject.